हेलो, हाय। सफलता विद्या पढ़ना में आपका स्वागत है। मैं पढ़ना शुक्ला। हम लोग 2006 का प्रश्न कर रहे हैं टीजीटी का। तो कल भाग 1 हमने किया था, आज भाग 2 करेंगे। देखिए मैंने मेंशन कर दिया है भाग 2। 40 प्रश्न तक किया था, आज हम लोग 41 से करेंगे, यानी 41वें प्रश्न से करेंगे। ठीक है, उसके पहले मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए थे उसका मैंने पीडीएफ अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है। अगर आप लोग जो है उसको चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2004-2005 का मैंने कराया था, उसको भी मैंने डाल दिया था। बहुत पहले कराया था तो मैंने उसको डाल दिया था। 2006 का करा रही हूँ तो मैं अब इसको डाल दे रही हूँ। जैसे जैसे कराऊंगी वैसे वैसे डाल दूँगी। आप लोग को जो है बुक्स वगैरह लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको मिल गया है, बहुत अच्छा है। इसको नहीं मिला उसको कोई बात नहीं। आप लोग जल्दी जल्दी से सबको शेयर कर दीजिए, और जितने लोग आए हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और नीचे कमेंट में आंसर दिया करो। सिर्फ और सिर्फ मैंने सोचा था कि आज मैं सबके नाम लेकर आऊँगी जिसने मुझे आंसर दिया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ नम्रता पाठक जी ने मुझे आंसर दिया था, और बाद में उसके बाद राजपूत जी ने मुझे आंसर किया था, और मुझे किसी ने भी आंसर नहीं किया था। ठीक है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ कमी नहीं आने वाली। आप लोग को जो है नागेंद्र राजपूत जी ने आंसर किया था, और नम्रता पाठक जी ने आंसर किया था, और किसी ने आंसर नहीं किया था। तो आंसर क्या कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। जब कई लोग होते तो मैं नाम मेंशन करती और उसको लेकर आपके सामने आती। सिर्फ 2 लोग थे तो मैंने बोला ऐसे ही बोल दूंगी, क्या करूंगी भाई। अच्छा, दूसरी चीज़ें हैं कि जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन लास्ट में ही मिलेगा, बीच में छोड़ के कतई मत जाइएगा। चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है 40 प्रश्न कल किए थे, हम लोग आज करेंगे 41 से। 41 प्रश्न से हम लोग करेंगे। सबसे खतरनाक विष होता है नींद लाने वाला, जलाने वाला, आहार नाल में जलन पैदा करने वाला, मस्तिष्क एवं तंत्रिकाओं में प्रभाव डालने वाला। तो जो सबसे खतरनाक विष होता है वो जो हमारे मस्तिष्क और तंत्रिकाओं में जो है प्रभाव डालता है, वही सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि तंत्रिकाओं को जो है जब प्रभाव डालेगा, जैसे मान लीजिए सांप काट लेता है तो उससे नसें फट जाती हैं, बिच्छू काट लेती है तो उससे तुरंत नसों में जो है दर्द फैल जाता है, जहर फैल जाता है, और दर्द बहुत अधिक होता है। तो इसीलिए नींद लाने वाला विष जो है नींद लाएगा तो तुरंत उसका इलाज करा के उसको ठीक किया जा सकता है। जलाने वाला अम्ल होता है, जैसे तेज़ाब एसिड हो गया, उसको भी अगर कोई जल जाता है तो भी उसको ठीक कर दिया जाता है। देखिए अभी छपाक मूवी बनी थी, एक लड़की के ही ऊपर बनी थी। तो इसलिए जलाने सबसे खराब विष होता है मस्तिष्क और तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टांसिल होने पर उपयोगी है नमक के गरारे करना, चीनी खाना, लौंग चूसना, इसबगोल पीना। तो जब भी जो है टांसिल होता है तो नमक के गरारे करना चाहिए। चीनी खाना मतलब कि कोई किसी को कड़वा लगा है तो वो चीनी खाएगा। लौंग चूसना, अगर दांत आपका दर्द है तो आप लौंग दांत के नीचे रख सकते हैं। चूसने का मतलब होता है गला खराब है तो आप, जैसे खराश हो रही है, खांसी आ रही है तो आप लौंग चूस सकते हैं। और इसबगोल पीना का मतलब क्या होता है, इसबगोल को पानी में घोलकर 5 मिनट रखने के बाद उसके बाद पिया जाता है। उससे आपका जिसको कब्ज होता है वो कब्ज को वो ठीक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 क्या होगा। दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है। लौंग का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, तीनों। मैंने भी पीछे ही बताया था कि लौंग जो होता है वो दांत के दर्द के लिए सबसे लाभदायक होता है, तो लौंग का तेल यहाँ पर सही होगा। तिल का तेल खाने और जलाने के काम आता है, मूंगफली का तेल खाने के काम आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या होती है। पुतलियों का सिकुड़ जाना, व्यक्ति को नींद आना, व्यक्ति को बुखार होना, व्यक्ति को का चिल्लाना। तो जो विष खाएगा वो चिल्लाएगा नहीं, जो विष खाएगा उसको तुरंत बुखार नहीं आता, व्यक्ति को नींद नहीं आती, पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं या फैल जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब उसने विष खा लिया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन की आपको समस्या होगी, आपको लगेगा कि मैंने गलत बोल दिया है, तो कोई बात नहीं, आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं उसको सही कर दूंगी। मैं कुछ ही दिन में सोच रही हूँ लाइव क्वेश्चंस आपके सामने डालूंगी, ताकि आपको कोई भी समस्या हो वहाँ पर आप तुरंत बता दें। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस कोशिश को मैं तभी पूरा कर पाऊँगी जब आप लोग शेयर करेंगे और कई लोग एक साथ आकर देखेंगे।
ठीक है, चलिए। और जब भी मैं लाइव करूँगी तब भी मेरा जो है टाइमिंग जो है 2:30 से 3 के बीच का होगा। हाँ, आज मैंने कहा भी था अपने ग्रुप में कि मैं अभी आ रही हूँ 4:30 बजे तक और कोई आपके यहाँ वीडियो डाल दूँगी, लेकिन जो है किसी कारणवश मैं 4:30 बजे नहीं पहुँच पाई, तो काफ़ी लेट हो गया। मुझे लगता है कि वीडियोज़ अभी मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके बाद जब मैं डालूँगी तो आपको 5:30 पौने 6 करीब हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इतना मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। आप लोग इतना समझदार हैं ना कि मुझे बड़ी खुशी होती है। आप लोग मैनेज कर ही लेते हो, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो है मेरे ग्रुप के बच्चे हैं सब बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं। वैसे आप लोग भी सब लोग मैनेज कर लेते हो। कृमि होने पर देते हैं श्रीफल के बीज, टमाटर के बीज, पपीते की बीज और धतूरे की बीज। तो जब कृमि होता है तो हम लोग धतूरे के बीज को पीस के देते हैं। कृमि होने पर धतूरे का बीज इसलिए उपयोग किया जाता है कि यह जो है बच्चों में रोग तो मतलब कृमि जल्दी होता नहीं है, और अगर बच्चों में होता है तो बच्चों को हम लोग थोड़ा सा मतलब दवा ववा का कोशिश करते हैं कि खिलाने की, उनको जो है धतूरा नहीं खिलाते, धतूरा नुकसान कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है जो है धतूरे का बीज बड़ों को खिलाया जाता है, मतलब पीस के क्या पिलाता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो जो बीज होती है ना उसको खड़े ही निगलना रहता है, तो वो मतलब एक जहर एक तरह का होता है, तो वो कृमि को मार देता है और जो मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, श्रीफल मतलब श्रीफल कहीं कहीं उसको बेल को कहा जाता है और कहीं कहीं आपके नारियल को कहा जाता है। तो श्रीफल का बीज अगर नारियल को कहा जा रहा है तो बिल्कुल नहीं, श्रीफल का बीज नहीं खाया जाता, और अगर नारियल को बोल रहे हैं, अगर बेल को कहा जाता है तो श्रीफल का बीज नहीं खिलाया जाता, और अगर नारियल को कहा जा रहा है तो बीज इतना आसानी से आपको मिलता नहीं। फूल किसी किसी नारियल में मिल जाता है, बीज नहीं मिल पाता। चलो, और पपीते का बीज सबको पता है कि पपीते का बीज नुकसान करता है, पेट में जो है दिक्कत आ जाती है। टमाटर का बीज पथरी बनाता है, उसको कोई पीता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46 है कि पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि वह ढीली रहती है, इसे आसानी से खोला नहीं जा सकता, वह सुंदर दिखाई देती है, वह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। तो पट्टी बांधने में हमेशा जो है ऐसी गांठें देनी चाहिए कि जो चुभे ना और आसानी से उसको खोला जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूखा पट्टी किया जाता है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, ठीक है, या रक्त प्रवाह को रोकने के लिए का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर रोकने के लिए शायद मुझे लगता है गलत छप गया है। उसके बाद घाव पर दबाव डालने के लिए, घाव को रोकने के लिए। तो जो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए सूखी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगर गीली पट्टी रहेगी तो जो प्रवाह आएगा वो सूखेगा थोड़ी ना, वो गीली पट्टी रहेगी, सोख के पूरा जो है फिर से लाल हो जाएगा, उसको बदलो दोबारा डालो, ऐसा नहीं होता है। सूखी पट्टी को रक्त प्रवाह के ऊपर रखा जाता है ताकि वो सोख ले और रक्त प्रवाह जल्दी बंद हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है? मैंने अभी आपको एक दिन बताया था कि कोहनी और पट्टी जो होता, कोहनी की तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है, मैंने आपको बताया था 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आपके जो है जो आपकी हथेली होती है उसकी होती है, और 7 सेंटीमीटर जो होती है वो आपके कोहनी की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग कि बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? नुकीली पट्टी, लंबी पट्टी, गर्म सेक वाली पट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो जो है जो रक्तस्राव होता है उसको रोकने के लिए हम लोग हमेशा लंबी पट्टी का प्रयोग करते हैं, नुकीली पट्टी का प्रयोग नहीं करते। नुकीली पट्टी कोई पट्टी नहीं होती, त्रिकोणी पट्टी होती है। त्रिकोणी पट्टी रक्तस्राव के लिए नहीं की जाती। त्रिकोणी पट्टी का उपयोग किया जाता है हमारे लटकाने के लिए, हाथ को लटकाने के लिए, कूल्हे पर बांधने के लिए या यहाँ सब बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गर्म सेक वाली पट्टी कौन सी होती है? जब कभी मोच आ जाती है तो वहाँ पर लगाया जाता है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा लंबी पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सारे क्वेश्चन 2006 के ही हैं, ये आप लोग मत सोचिएगा कि मैं बना के डाली हूँ। जिसके पास बुक होगी, अधिकतर लोगों के पास अब तो बुक आ गई है, तो सबको पता है कि 2006 के क्वेश्चन हैं। हाँ, ये सही है कि जो क्वेश्चन गलत हैं उसको मैं सही करके बताती हूँ और मैं व्याख्या भी कर देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं कल भी बोली थी, मैं आज भी बोल रही हूँ कि इधर उधर के चक्कर में मत फंसिए। DSSB के फॉर्म के बारे में मैंने कई लोगों से पूछा, किसी ने कहा कि जो है मुझे नहीं चाहिए जानकारी, आप बिना मतलब इस पर अपना टाइम मत बेकार कीजिए, तो इसीलिए मैं उसको आपको नहीं बताई। मैंने कल ही बता दिया था कि DSSB का क्या क्या जो है नियम है। मुख्य 3 ही नियम है, मैंने बता दिया है, आप पीछे जाकर सुन लीजिएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अब आप लोग को पूरी पूरी पढ़ाई में ध्यान देना है। मैंने इधर देखा कि जो है इधर आप लोग इधर उधर में बहुत फंस गए हैं, फ़ोन करना, किसी से मिलने जाना, कहीं घूमने जाना, कहीं बात करना, तो ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए, ठीक है। चलो कोई नहीं कि जो है एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं, लेकिन एग्ज़ाम होगा तो कंटिन्यू पढ़ाई को रखिए अपने। कंटिन्यूअस जो चीज़ चलती है वो चीज़ कभी गड़बड़ नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, आप बड़ा टिप टाप होके बाहर घूमने निकल जाते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ 4 लोग देख रहे हैं, बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ी सुंदर लड़की। लेकिन यही सुंदर लड़की जब नौकरी करने लग जाएगी ना तो वो और सुंदर हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि जो लड़कियाँ थोड़ी सी रंग में डाउन होती हैं वो अपने आप को जो है हीन समझने लगती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। रंग रूप का कोई मतलब नहीं होता है। आपको अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपके रंग आपके कर्म के आगे दब जाएं। तो इसलिए आपको पढ़ाई रखिए, बिल्कुल एकदम कंटिन्यू रखिए। जो इस बीच में पढ़ाई छोड़ देगा वो लास्ट टाइम में जाके पास नहीं हो पाएगा, उसकी एक सीट पक्की नहीं होगी। तो पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर पर लंबी पट्टियां बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? तो आप बताओगे 1, 2, 3, 4। ये जो है आपके 2021 में भी प्रश्न आया था कि जो है सिर पर लंबी पट्टियां 2 बांधी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं कि परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए कोमल, कठोर, कोमल तथा हंसमुख, इनमें से कोई नहीं। तो परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए, ये नहीं यहाँ पर होगा, परिचारिका का स्वभाव यहाँ पर होगा, ठीक है। ये ज्ञान को आप काटेंगे, यहाँ पर आप स्वभाव करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? स्वभाव करेंगे। परिचारिका का स्वभाव कैसा होना चाहिए? कोमल होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, हंसमुख, कोमल और हंसमुख दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर सी आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। गृह परिचारिका का कार्य है रोगी को स्नान कराना। इसका एक जो है वो कट गया है, ये जो है डी वाला, मैं इसको भी सही कर देती हूँ। रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी की समझ जानकारी चिकित्सक को देना, यहाँ पर आएगा सभी। तो जो है यहाँ पर आंसर क्या होगा आप लोग को तो पता ही चल गया होगा, सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कि परिचारिका को सभी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? तो सबको पता है परिचारिका जो होती है डॉक्टर का ख्याल नहीं रखती है, डॉक्टर का ख्याल परिचारिका का बिल्कुल नहीं है रखना, ठीक है। वो सब की बात को अलग सी बात है कि जो है बहुत खूबसूरत सी हो और जो है अपना वो जो उनका ड्रेस होता है छोटा छोटा उसको पहने तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट जरूर कर सकती है किसी को, लेकिन ख्याल रखना उसका काम नहीं होता है, ठीक है। ये थोड़ी होता है कि हाँ आपने छोटी ड्रेस पहनी है तो और आप खूबसूरत हो तो जो है आप का ख्याल रखना किसी और का काम है और आप किसी और को ख्याल रख रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। देखो डॉक्टर के लिए, परिचारिका के लिए नियम होता है कि लिपस्टिक नहीं लगाना, जो रिंग्स नहीं पहननी और आपको बहुत ज़्यादा सजना संवारना नहीं है। लेकिन तो ऐसा नहीं होता, चाहे कोई कुछ लगाए चाहे लगाए, लिपस्टिक ज़रूर लगाता है भाई, वोट दिखना चाहिए ना, थोड़ा सा खुद को जो है दिखाता है कि हाँ बढ़िया लग रही हो। तो ये काम परिचारिका का नहीं है। परिचारिका का काम है सिंपल रहे, शुद्ध रहे, सादा जीवन, उच्च विचार रखे और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर यहाँ पर रोगी होता तो रोगी का ख्याल रखती। तो यहाँ पर आ जाएगा कि परिचारिका को सबसे ज़्यादा ख्याल किसका रखना चाहिए? तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ड्रा सीट का अर्थ क्या होता है? सबको मैंने कई बार बता रखा है। रबर की चादर का मतलब ड्रा सीट होता है। बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर ड्रा सीट नहीं होती। रबर या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर कोई ड्रा सीट नहीं होती। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रबर की चादर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रा सीट, ठीक है। ड्रा सीट का अर्थ होता है रबर या मतलब जो यहाँ ऑप्शन था ना उसमें दिया हुआ था कि जो है ड्रा सीट का अर्थ होता है कि रबर या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर जिसका उपयोग रोगी के लिए किया जाता है। यदि वह खराब हो जाती है तो इसके स्थान पर दूसरी ड्रा सीट बिछाई जाती है। लेकिन बुक में मैंने देखा है, बुक में एकदम साफ साफ दिया हुआ है कि ड्रा सीट का मतलब होता है रबर की एक चादर होती है जो आपके बिछा दी जाती है, रोगी के नीचे बिछा दी जाती है, जिससे जो है और उसके ऊपर चादर बिछा दी जाती है। तो क्या हो जाता है कि चादर जो होती है वो सरकती नहीं
है। और ड्रा सीट पर जो भी रोगी है मल मूत्र या कुछ भी त्यागता है, मल मूत्र ही त्यागता है बिस्तर पे, तो वो जो है बिल्कुल गद्दे पर नहीं पहुंच के ड्रा सीट में क्या होता है कि वो उसी तक रह जाता है। और क्या करना है कि चद्दर को हटा के चद्दर की धुलाई की जाएगी, ड्रा सीट को हटा के ड्रा सीट को धुलाई कर दी जाएगी, उसको धूप में डाल के दूसरी ड्रा सीट डाल दी जाएगी। ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं जो है टिक मार्क तो ए को करना चाहती हूँ, लेकिन माना जो है इसको, जिसने 2006 में जब आयोग था तो उसने 3 को माना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा कि संक्रमण रोग से ग्रस्त व्यक्ति कहाँ रखा जाएगा? अलग कमरे में, बच्चों के कमरे में, मैदान में, बरामदे में? सबको पता है कि अलग कमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैंने कल भी बोला था ना, मैं जब ये क्वेश्चंस देखती हूँ तो मुझे बहुत ही हैरानी होती है कि इतना आसान क्वेश्चन, मतलब कुछ नहीं था यार। जिसकी नौकरी लग गई 2004, 5, 6 में तो मतलब समझ लीजिए उसको कुछ नहीं करना था। ठीक है, लेकिन जिसकी नौकरी अब लग रही है 2014, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 21 जो भी आएगी, जैसे भी 23, उसको तो मतलब नाक रगड़ रगड़ के अपनी छोटी कर लेनी है, लेकिन नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। अभी आप लोग देख ही रहे हैं, ये सब तो आप लोग के रट गए होंगे ना क्वेश्चन। ये 2006 के क्वेश्चन हैं। हाँ, हो सकता है आगे चल के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हो, अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है। रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर रहना चाहिए ताकि रोगी को पूर्ण आराम और शांति मिलती रहे। परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रामक रोग से बचाव हो सके। इनमें से कोई नहीं लोग एक दूसरे को छू सके। तो यहाँ पर भी देखो आप लोग ध्यान से, क्या है, रोगी को पूर्ण आराम और शांति मिलती रहे, इसीलिए रोगी का कमरा दूर होना चाहिए। सही बात है। परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रामक रोग से बचाया जा सके, ये सही है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं की जगह पर होना चाहिए था ये दोनों। क्या होना चाहिए था? ये दोनों। तो ये आपको क्या लगाना है यहाँ पर? ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों होगा। ठीक है, इनमें इनको लोग एक दूसरे को छू सकते हैं अगर, तो जो रोगी का कमरा अलग नहीं होता। समझ गए ना? ये दोनों होगा। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, ये होगा इनमें से दोनों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि बेड क्रैंडल का प्रयोग किया जाता है ऑपरेशन वाले रोगी के बिस्तर के लिए, हड्डी व टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए, सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए, सैया घाव वाले रोगी के बिस्तर के लिए। तो जब भी हड्डी टूट या जला हुआ रोगी का वो होता है तो उसको क्या किया जाता है? बेड क्रैंडल का प्रयोग किया जाता है। बेड क्रैंडल का क्या मतलब होता है? यह एक लकड़ी या एल्युमिनियम का बना होता है जिसे आसानी से रोगी के बिस्तर पर रखा जा सकता है ताकि रोगी चोटग्रस्त अंग को वस्त्र छू ना सके। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये जला हुआ व्यक्ति है लेटा हुआ, आपने विवाह पिक्चर देखी होगी तो उसमें देखा होगा, और भी बहुत जगह ऐसी होती है, और उसके ऊपर जैसे ऐसे, मतलब कि ऐसे करके जो है उसके ऊपर डाला गया होता है और उसी के नीचे रोगी को डाला गया होता है ताकि एक तो उसके ऊपर कपड़े नहीं रहते हैं। टूटे हुए व्यक्ति के तो ऊपर कपड़े रहते हैं, लेकिन जो जला हुआ व्यक्ति रहता है उसके ऊपर कपड़े नहीं रहते हैं, तो उससे वो ढका रहता है, तो ताकि उस पर शरीर पर कपड़े न टच हो, उसके घाव जल्दी भर सके। इसी को क्रैंडल, हाँ, इसी को बेड क्रैंडल बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा हड्डी टूट व जले हुए रोगी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 आ जाते हैं। सैया घाव में किसका प्रयोग होता है? गर्म पानी की थैली का, मोटी चादर का, रिंग कुशन का, बर्फ की थैली का। तो सैया घाव जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? रिंग कुशन का प्रयोग करते हैं। सैया घाव में रोगी को उठने बैठने में बड़ी परेशानी होती है, इसलिए इस स्थिति में रिंग कुशन का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। रिंग कुशन की सहायता से रोगी अपने आवश्यक कार्यों को पूरा करने की सुविधा व आराम महसूस करता है। सैया घाव का मतलब क्या होता है कि रोगी लेटा रहता है और वो एक ही स्थान पर लेटे लेटे उसको घाव हो जाता है। सैया मतलब होता है बिस्तर, तो बिस्तर पर लेटे लेटे रोगी को घाव हो जाता है, तो इसीलिए जो है रिंग कुशन का उपयोग किया जाता है। गर्म पानी की थैली का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, मोटी चादर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बर्फ की थैली का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर रिंग कुशन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59 आ गए हम लोग। पैर की हड्डी टूटने का प्रयोग किया जाता है। जब पैर की हड्डी टूट जाती है तो क्या प्रयोग किया जाता है? बेड क्रैंडल प्रयोग किया जाता है, फ्रैक्चर बोर्ड प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त दोनों किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं कहता है। तो जब भी पैर की हड्डी टूटती है तो जो है हम लोग को क्या करना पड़ता है? बेड क्रैंडल का भी प्रयोग करना पड़ता है और फ्रैक्चर बोर्ड का भी प्रयोग करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग को दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है,
देखो, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना पड़ता है। यहाँ पर जब पैर की हड्डी टूट जाती है, मान लीजिए पैर, यहाँ पर ये तो नहीं टूटा, घुटना बोला घुटना टूट जाए या ऐसा नहीं बोला कि आपके जांघ से थाई से टूट जाए, इसने बोला पैर की हड्डी टूट जाए। तो पैर की हड्डी अगर टूट जाती कहीं से भी, तो जो है अब उसको उठने बैठने में समस्या आएगी, तो बेड क्रैंडल को लगा दिया जाएगा ताकि उसको हिलने उलने में समस्या ना हो। ठीक है, कहीं कहीं से फ्रैक्चर बोर्ड दिया हुआ है तो आपको जो है अपने हिसाब से लगाना है, लेकिन यहाँ पर दोनों दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों लगेगा। क्वेश्चन नंबर 59 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग 60 क्वेश्चन नंबर पर। 60 क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है कि बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय व्यय का अनुमान लगाना, व्यय अधिक करने की व्यवस्था, कीमती वस्तुओं को खरीदने का उपाय, और इसमें से कोई नहीं। तो जो है इसका अर्थ ये होगा आय व्यय का अनुमान लगाना। व्यय अधिक करने का कोई मतलब बजट नहीं होता, कीमती वस्तु खरीदना कोई बजट नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 क्या दे रहा है, आइए देखते हैं। सबसे अच्छा बजट कौन सा होता है? आय का बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, और इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है सबसे अच्छा बजट होता है हम लोग का बचत का बजट। आय का बजट का कोई मतलब नहीं होता कि जो आ रहा है उसका क्या बजट बनाना, और घाटे का बजट जो है जहाँ पर घाटे हो जाए वो बजट कोई अच्छा बजट माना नहीं जाता है, और बचत का बजट सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ आएंगे? 61 बोला है, क्वेश्चन नंबर 62 आ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, निमित्तमयता, सभी। तो इसमें आएगा आपका सभी। क्यों? आत्मनियंत्रण, खुद पर नियंत्रण करना है, अनावश्यक खर्च नहीं करना है। मितव्ययता कहने का मतलब कि जो इतना ही खर्च करना है जो आपको आवश्यक, कंजूसी भी नहीं करना है और अधिक खर्चा भी नहीं करना है। दूरदर्शिता का मतलब क्या होता है कि आप ये सोचो कि हाँ जो है आज अगर हम पैसा बचा लेंगे तो कल को हमारे वो काम आएगा, आज हम पैसा खर्च कर देंगे तो कल को मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, ये आपकी दूरदर्शिता होती है, ये सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है आपके जीवन को बढ़िया बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये सभी आएगा। फिर अब हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 क्या बोल रहा है देखिए, आइए हम लोग समझते हैं। निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग में भोजन का प्रतिशत व्यय कितना होता है? अधिक होता, समान होता, कम होता, प्रभावित होता है। तो एंजल के नियम में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने एंजल का नियम जब आय व्यय पढ़ाया था तो वहाँ पर पढ़ाया था कि एंजल का नियम सबसे बढ़िया, आजकल भी वही उपयोग होता है। बस उसमें कमी ये थी कि उसने बचत नहीं कहीं की थी, इसलिए एंजल के नियम का थोड़ा सा आलोचना हुआ था, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। तो अधिक नहीं होता भाई, आपके पास 50,000 का अगर आपको जो है सैलरी आ रही है तो आप जो है 20,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं खाने में, तो क्या आपके पास 2 लाख सैलरी आएगी तो क्या आप जो है 50,000 60,000 थोड़ी ना खाने में खर्च करेंगे? तो आपके जो है प्रतिशत जो है कम ही रहते हैं। ठीक है, तो इसका आएगा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग 64 आ जाते हैं। 64 क्या बोल रहा है कि बचत का सही विनियोग है ब्याज पर धन देना, कोई वस्तु खरीद कर रखना, बचत पत्र खरीदना, बचत खाते में जमा करना। बचत का सही विनियोग क्या है? तो बचत का सही विनियोग यही होता है कि जो है हम लोग बचत पत्र को खरीदें। अब भाई ब्याज पर धन देना तो अनऑथराइज भी है, क्योंकि ये जो है सरकारी रूप से मान्य नहीं है, सबको पता है। तो जो चीज़ सिर्फ सरकारी रूप से मान्य नहीं होता वो हमारे जो है लिए अच्छा भी नहीं होता है। भाई आपने 10,000 रुपये दे दिया, मान लीजिए 3% ब्याज पर दे दिया, अब व्यक्ति 10,000 रुपये ही लौटाने में उसको मुश्किल हो रही है तो वो 3% ब्याज आपको कहाँ से देगा? ठीक है, तो इसलिए ब्याज का कोई वो नहीं होता। कोई वस्तु खरीदारी करके रखना, अभी आपने सोना खरीद के रख लिया, अब आपको क्या होता है, आपका दिमाग उसी में लग रहा है, आप कहीं को जो है घूमना जाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप जो है ऊटी जाना चाहते हो, जैसे अब ठंडी आ गई तो ऊटी जाना है आपको, मान लो घूमने के लिए, हाँ वहाँ मौसम ठंडा नहीं रहता, नॉर्मल रहता है, वहाँ जाना है, आपने सोना 1 किलो खरीद के रख लिया। अब आप क्या करोगे? या तो उसको लेके घूमो जो कि बेहतर, मतलब बहुत बहुत असुरक्षित है, ठीक है, और या तो आप अपने घर में छोड़ के जाओ, वो तो टू मच असुरक्षित है। अब आप क्या करो, किसी और के यहाँ रख के जाओगे तो और ज़्यादा आपकी पोल खोलेगा कि भाई इनके यहाँ तो बड़ा सोना रखा हुआ है। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है? बचत पत्र खरीदना। ठीक है, बचत खाते में जमा करना, बचत खाते में बहुत ज़्यादा जमा होता नहीं है, सबको पता है, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर बचत पत्र खरीदना सबसे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 आएगा हम लोग का। क्या 65 क्वेश्चन है कि
बैंक एक संस्था है, सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यावसायिक, इनमें से कोई नहीं। सबको पता है बैंक एक व्यवसायिक संस्था है। कैसे व्यवसायिक संस्था है कि जो है जो बैंक होती है ना, वो क्या होती है कि जो है आपके जो पैसे वहाँ पर जब होते हैं वही पैसे वो दूसरों को उपयोग कराती है। जब आप पैसे अपने लेने जाएंगे तो वो क्या करेगी, दूसरे का पैसा जो दिया होगा उसको आपको दे देगी। बचत का प्रमुख प्रयोजन है भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के, विलासिता आवश्यकता की पूर्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर आपका आने को तो सभी आ जाता है भाई, सुख प्राप्ति के लिए भी होता है, विलासिता के लिए भी होता है, मनोरंजन के लिए भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है आपकी, भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 67 क्या है कि डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने दिनों वर्ष बाद खोला जाता है। तो डाकघर में आवर्ती जमा खाता आपका जो है ये आपके 5 वर्ष बाद भी खोला जाता है। डाकघर का आवर्ती जमा खाता जो है ये आपके जो है शायद 7 वर्ष भी है और 11 वर्ष भी है। ठीक है, 5 भी है, 7 भी है और 11 भी। तो यहाँ पर 5 वर्ष दिया है तो आप इसको 5 वर्ष टिक मार्क करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का है। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि होती है। तो गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि कितनी होती है। सबको पता है कि भाई 11 रुपये सब लोग देखते हैं। 11, 21, 51, 101, 501, 1001, 51,000, 11,000 ऐसे होता है। ठीक है, सबसे कम 11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 69 क्या है। भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है आकस्मिक संकट में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, मनोरंजन हेतु, राष्ट्रीय विकास कार्य हो। तो भविष्य निधि योजना और ये सब की आकस्मिक संकट के लिए ही उपयोग किया जाता है, ये चीज़ सबको पता है। ठीक है, चलो टिक मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है परिवार के सदस्यों की संख्या, रहन सहन का स्तर, गृहिणी की योग्यता की कुशलता, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा। क्यों, क्योंकि भाई परिवार के सदस्य की संख्या अगर बहुत अधिक संख्या है तो व्यय ज़्यादा होता है, बहुत कम संख्या तो व्यय कम होता है। रहन सहन का स्तर, अगर रहन सहन बहुत डाउन है तो आपके व्यय पर आधारित प्रभाव डालता है। बहुत अधिक अच्छा है तो भी प्रभाव डालता है। भाई कम अच्छा होगा तो पैसे कम लगेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा तो व्यय पे प्रभाव डाल रहा है ना। कम उपयोग हो या ज़्यादा उपयोग हो, प्रभाव तो व्यय पे ही पड़ता है। गृहिणी की योग्यता और कुशलता, गृहिणी अगर योग्य है, कुशल है, तो जैसे मान लो कुछ लोग तो फैशन में ही झाड़ू पोछाली रख लेती हैं। दिन सुबह शाम टहलने जाएंगे, 1 घंटा सवेरे उनसे मिल जाओ, क्या करने गए थे, घूमने गए थे, थोड़ा वजन कम करना है। तो आप घूमने क्यों गए थे भाई, आप अपने घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करो ना। आप सवेरे शाम घूमने जाते हो, आप उस चीज़ को यूटिलाइज अपने करो। देखो 2 लाभ, एक तो आपको घूमने जाने के लिए, बाहर जाने का जो समय निकालना है उसको आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन वो काम आप अपने घर में झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, बर्तन धुल लो और अपना जो है और जिस चीज़ें हैं व्यवस्थित कर लो। ठीक है, दूसरा लाभ, कम से कम आज के समय में 5,000 6,000 रुपये एक काम वाली बाई लेगी, जो झाड़ू भी लगाएगी, पोछा भी लगाएगी, बर्तन भी धुलेगी और आपके घर को व्यवस्थित भी करेगी। बताओ मैं गलत बोल रही हूँ तो, मुझे जानकारी बहुत नहीं है इसलिए मैं क्योंकि मैंने ये सब काम नहीं कर रखा है। ठीक है, क्योंकि भाई टाइम तो मिल नहीं रहा है कि सवेरे संध्या मैं घूमने जाऊँ। जब मैं सवेरे भी घूमने नहीं जा सकती, शाम को भी घूमने नहीं जा सकती, तो कम से कम अपने घर का काम तो कर ही सकती हूँ। झाड़ू लगा लूँ, पोछे लगा लूँ, बर्तन साफ कर लूँ, अपने बच्चों को पढ़ा लूँ। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें एक गृहिणी के लिए होनी चाहिए। आपको घूमने जाना है सुबह शाम, लेकिन आपको झाड़ू पोछा के लिए औरत रखना, क्यों रखना भाई। जो आप घूमने जाते हो, आप इतना मेहनत करते हो, वो कैलोरीज आप बर्न करो यहाँ पर अपने घर में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, गृहिणी की योग्यता और कुशलता है। जो भी गृहिणी ना बिना मतलब के झाड़ू पोछा दूसरे से करवाती है और जो खुद घूमने जाती है, वो कुशल गृहिणी, योग्य गृहिणी नहीं होती है। कितना भी कोई करोड़पति हो, लेकिन अगर वो जो है फालतू के पैसे खर्च करते फिर रहा हो तो वो योग्यता नहीं है, कुशलता नहीं है। ठीक है, तो जितने लोग भी झाड़ू पोछा करने वाले लगा रखे हैं वो सारे लोग घूमने जाते हैं। तो घूमने जाते हैं तो सबसे पहले तो घूमना बंद कर दो, घर में बैठ जाओ, और या तो आप झाड़ू पोछे वाली को हटा के और अपने घर को, वो चीज़ कोई बात नहीं, आप वो पैसे अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से, क्या बोलते हैं, सॉरी, वाइफ से नहीं तो आप लोग सोचोगे कि हाँ हस्बैंड को झाड़ू पोछा करने वाला बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं बोल रही बिल्कुल भी। या कोई भी मान लो कोई हस्बैंड है ही झाड़ू पोछा कर रहा हो तो वो पैसे अपने वाइफ से लेके खुद रख लो और आपके बाद में काम आएगा। झाड़ू पोछे के लिए दूसरे को मत रखो। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
आप लोग सोचते हो ना कितनी बात करती हैं ये, लेकिन क्या करो, उदाहरण देना जरूरी होता है। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है दैनिक सफाई, मासिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, वार्षिक सफाई। सबको पता है कि जो सफाई होती है वो हम लोग की कौन सी, मासिक सफाई सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, मासिक सफाई सबसे अच्छी मानी जाती है, ये आप लोग को सबको पता होगा। ठीक है, ओ सॉरी, दैनिक सफाई सबसे अच्छी मानी जाती है। मासिक सफाई का तो मतलब हो जाता है कि जो है आपके डिब्बे उब्बे किचन के साफ करना, ये सारी चीज़ें। दैनिक सफाई सबसे अच्छी मानी जाती है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धुलना, घर को व्यवस्थित रखना, ये सारी आपकी दैनिक सफाई। मैंने वो कर दिया था, क्या बताएं, बजट वाली दिमाग में आ गया था, मासिक बजट वाला। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार में मादा मच्छर कितने अंडे देती है। ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब अंदाजे वाली ही चीज़ें हैं भाई, कोई कितना अंडा देता है, कोई कितना बच्चा देता है, हम कैसे जान पाएंगे उसको। लेकिन विज्ञान जो बताती है वो हम लोग जानते हैं कि एक बार में मादा मच्छर जो है वो 100 से 500 अंडे देती है। अब सोच लो, इतना तो ये पैदावार करती है। अब इतना पैदावार करती है तो लोग कहाँ जाएंगे, मच्छर काटेंगे और फिर हम लोग को डेंगू फैलेगा, चिकनगुनिया फैलेगा, मलेरिया फैलेगा। अब डेंगू से देखिए कितने लोग मर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत बुरी स्थिति है। घर की सफाई का महत्व तो क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए, उपरोक्त तीनों के लिए एकदम सही है। अगर घर में सफाई रहती है तो मानसिक भी हम स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक स्वस्थ रहते हैं और जीवन में आनंद, मतलब कि खुद को खुशी महसूस होती है कि घर मेरा साफ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 74 क्वेश्चन क्या है, घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बात क्या है। सफाई क्रमानुसार की जाए, गंदगी कम की जाए, सफाई के लिए उचित साधन हो, उपयुक्त सभी, तो इसमें भी उपयुक्त सभी होगा। आपको पोछा लगाना है और आपकी कमर में दर्द है और आपके पास पोछा लगाने वाला अगर है जो खड़े खड़े लगा लेते हैं तो कितना बढ़िया है। लेकिन आपके कमर में दर्द है और आपको पोछे लगाने वाला आपके घर में नहीं है, आपको बैठ के पोछा लगाना है, या तो आप लगाओगे नहीं, या तो लगाओगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो उचित साधन होना जरूरी है। गंदगी कम हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, और सफाई क्रमानुसार की जाए। कहने का मतलब पहले झाड़ू लगाओ फिर पोछा लगाओ, ऐसे थोड़ी होता है पहले पोछा लगा लो फिर झाड़ू लगा लो। पहले आप क्या करोगे, पहले जो है जब आप बर्तन साफ कर लोगे तभी खाना बनाओगे, ऐसा तो है नहीं पहले खाना बना लो उसके बाद बर्तन जाओ साफ करने। भाई जब बर्तन साफ करके खाना बनाना पड़ेगा ना, तो ये क्रमानुसार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है 75। फर्नीचर की दरारें को भरने का प्रयोग किया जाता है पुट्टी तथा मोम, यहाँ पुट्टी होगा, पुट्टी नहीं होगा, पुट्टी तथा मोम, लकड़ी का बुरादा, फेविकोल, लाख। तो यहाँ पर लकड़ी का बुरादा, लाख सोने के गहनों में भरा जाता है, फेविकोल आपको पता ही है कि जो है लकड़ी के बुरादे में मिला के भरा जाता है। पुट्टी व मोम जो है वो अलग सी चीज़ है, लिपस्टिक वगैरह में पड़ता है, जो काजल वगैरह है उसमें पड़ता है, और पुट्टी जो होती है वो दीवारों को भरने के काम आती है। तो इसका लकड़ी का बुरादा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। क्या है, उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है अत्यधिक मेहनत, सुंदरता, अभिरुचि और सौंदर्य बोध, परिवार के सदस्यों की संख्या। तो उत्तम गृह सज्जा के लिए आवश्यकता है अभिरुचि और सौंदर्य बोध। अगर किसी को ये पता होता है कि जो है क्या चीज़ लगानी है और उसको रुचि है तो वो उत्तम गृह व्यवस्था, गृह सज्जा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाश्चात्य शैली के भोजन कमरे में आवश्यक है आसन तथा चौकियां। आसन तथा चौकियां आपके जो है भारतीय हैं, मेज तथा कुर्सी पाश्चात्य है, दरी भारतीय में आ जाती है, पटरे भारतीय में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेज तथा कुर्सियां आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो, नक्काशीदार हो। तो उपयोगी हो, घरेलू फर्नीचर हमेशा ये सोच के खरीदना चाहिए कि वो उपयोगी हो। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जाता है, क्यों, मतलब किस हिसाब से, पानी में थोड़ी चीनी डालकर, पानी में थोड़ा नमक डालकर, फूलदान को धूप में रखकर, फूलदान को छाया में रखकर। तो नमक अगर थोड़ा सा पानी में डाल दिया जाता है तो फूल थोड़ा, जैसे एक दिन आपका फूल जो है अगर पूरा दिन चलता है बिना नमक डाले, तो अगर आप नमक डाल देते हैं तो वो जो पूरा दिन बीतने के बाद वो 4, 6, 7 घंटे, 10 घंटे और चल सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, हाँ, फूल पानी में थोड़ा नमक डालकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, कल हम लोग इसके आगे करेंगे। क्या है, अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, रेखा, आकार, बनावट, तीनों। सही बात है, रेखा के द्वारा ही हम लोग आकार बनाते हैं। भाई ये रेखा है और ये 4 रेखा, 4 रेखा के द्वारा आकार बनते हैं। फूल बन गया अगर मान लीजिए तो रेखा के द्वारा बन गया। ठीक है, और बनावट भी आपके किसके द्वारा बनेंगे, बनावट भी आपकी
जो है रेखाओं के और आकार के द्वारा ही बनेगी। तो इसलिए ये तीनों जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो अनुरूपता किन प्रकार को उत्पन्न किया जाता है, तीनों के द्वारा। ठीक है, तो ये आपके जो है पूरे क्वेश्चन थे, कितने, 40, यानी कि आज 80 क्वेश्चन पूरा हो गया। आज 80 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। कल हम लोग 81 से लेके और 125 तक चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपके बैरियर चेक का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, बैरियर चेक का उपयोग आप बताएंगे। देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ कि सिर्फ 2 लोगों ने आंसर किया था, 2 लोगों ने नहीं, सब लोगों ने आंसर करना है। ठीक है, सब लोग आंसर करना सबको अनिवार्य है। आप ये समझ लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ये आपकी फीस है, आप कुछ भी समझ लीजिए, वो आपकी मर्जी, आप क्या समझते हैं। कमेंट बॉक्स में लाइक सबको करना है, लाइक किया कीजिए और शेयर खूब ढेर सारा किया कीजिए। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं, कोई यहाँ तक आते नहीं है, मैं देखा है मैंने। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर आपको अपना नंबर दे देती हूँ, अगर आपको जुड़ने का मन करे तो 9455836597, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, और मैं अपना टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसको वहाँ पर ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लेगा। मैं क्वेश्चन डालती रहती हूँ, आज भी मैंने क्वेश्चन डाला है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वॉइस नोट और वीडियो के थ्रू। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, ओके, बाय।